प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश से चुनावी शंखनाद कर गए। ये शंखनाद 2023 के विधानसभा चुनाव का है, साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का भी। उनका भाषण भी इसी पर फोकस रहा। पीएम मोदी ने अपने भाषण से पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश की। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। पीएम मोदी ने यूसीसी पर मुसलमानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं। एक घर 2 कानूनों से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपने इस भाषण के जरिए संकेत दे दिए हैं कि हार्ड हिंदुत्व के साथ वो गैर हिंदू वोटों पर भी फोकस करने जा रहे हैं। मुस्लिमों के पसमानदा वर्ग को रिझाने की कोशिश इसी की एक कड़ी कही जा सकती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये लोग कुछ भी बोले, वो तो ये लोग ने चुनाव तक का ही सीमित रहता है, तो चुनाव के बाद सारे भूल जाते हैं। आप ये कितने राज्यों में चुनाव हुआ, इतने बड़े बड़े लंबा वादा किया, आज तक एक पूरा नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण का आरोप वो क्या लगाएंगे कांग्रेस पे, जब पूरा विश्व कह रहा है। यहाँ तक कि उनके दोस्त बराक ओबामा जी ने तक ये कह दिया है कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति कोई कर रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, तो ये उनकी सरकार। भारत में रहने वाले मुस्लिमों में 15% उच्च वर्ग या सवर्ण माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी बचे 85% अर्जाल और अजलाफ, दलित और बैकवर्ड ही माने जाते हैं। इनकी हालत मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी नहीं है। मुस्लिम समाज का क्रीमी तबका उन्हें है दृष्टि से देखता है। वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए हैं। इस तबके को भारत में पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। बीजेपी इसी वर्ग पर फोकस कर रही है। अब देखना ये है कि उसे इसमें कितनी कामयाबी हासिल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एनालिसिस पसमानदा पसंद है में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बूथ विस्तार अभियान के जरिए पूरे देश के जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे वर्चुअली राजधानी भोपाल से जुड़े और संगठनात्मक स्तर पर जो चीज़ें हैं वो उन्होंने कही, तमाम सारे मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को दिए। लेकिन जिस तरह से अगर आज के उनके संबोधन की बात करें, भाषण की बात करें, तो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहा। इसके जरिए कहीं ना कहीं एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ पसमानदा
मुसलमानों की बात हो या फिर बात हो यूनिफॉर्म सिविल कोड की, उस पर भी खुलकर बोले। और जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों की उन्होंने बात की, तो अब ये बात भी उठने लगी है कि जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या उसमें और आगे बढ़ा दिया जाए अब पसमानदा से आस। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज हमारे इस चर्चा में हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी, स्वागत करूंगा गौरव जी आपका। हमारे साथ में हैं सुरेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और डॉक्टर संदीप सबलोग जी है, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। संदीप जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा साहब, मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह से मैंने शुरुआत जिस तरह से की है कि सबका साथ सबका विकास, और जिस तरह से आपके नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा पसमानदा मुसलमानों को लेकर, इस वर्ग को लेकर, मान लिया जाए कि अब इस वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को वास नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया है, संगठन तंत्र का मंत्र प्रधानमंत्री जी देने आए थे, पर देश के प्रधानमंत्री तो उन्होंने देश के विकास की आगामी दिशा भी उन्होंने तय की है। जब हम ये कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबके विकास में पसमानदा भी आएंगे। वो मुस्लिम है, इस आधार पर हम उसकी चर्चा कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। उनके साथ अन्याय हो रहा है। 15% लोग उनके समाज के कुछ सारे संसाधनों पर कब्जा जमा कर रखते हैं, उनको मान सम्मान स्थान शेष लोगों को नहीं मिलने पाता, उनको समाज में स्थान नहीं मिलने पाता। एक पूरा का पूरा तबका आजादी के बाद से लेकर आज तक लगातार पिछड़ रहा है। तो क्या उसके विकास की बात नहीं होना चाहिए? उसका आर्थिक स्तर ऊंचा उठना चाहिए, उसका शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठना चाहिए, उसका सामाजिक स्तर ऊंचा उठना चाहिए। तो उनके विकास के लिए उनसे संपर्क करना, उनको दिशा देना, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम किया। कांग्रेस चाहती तो मुस्लिम आज देश की मुख्य धारा में जुड़े होते, लेकिन उनको वोट बैंक की तरफ उपयोग करते रहे। जी जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जी, तो बिल्कुल जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों की अगर हम बात करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा, और अगर पसमानदा मुसलमानों की हम बात करें तो ये वो तबका है जो दलित है, जो दबे हुए हैं, जो शोषित हैं, या जिनका जिस तरह से सामाजिक आर्थिक जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और यही कारण है कि उस पर चर्चा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ऐसा वर्ग जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र शर्मा साहब छिटका रहा है। अब मैंने जिस तरह से कहा कि अब उस तरफ से आस आपको दिखाई दे रही, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके लिए बात कही है। नहीं, निश्चित तौर पर जब हम चुनाव में जाते हैं, राजनीतिक तौर पर बात करें, तो हर बार जो वोट हमको पिछली बार नहीं मिले वो वोट लेने का प्रयास करते हैं। जी, तो जिस वर्ग से हमको समर्थन आज तक नहीं मिलता था, हमारी सरकार ने जब कहा कि सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो विकास जिनका हमारी सरकार के आधार पर हुआ है, सामाजिक स्थान जिनके आधार पर हमको मिला है, आप कश्मीर में जो परिवर्तन है हम देख रहे हैं। तो मुस्लिम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भाजपा का जो चेहरा हमको कांग्रेस ने पिछले 70 साल में बताया वो ऐसा नहीं है। इनकी सरकार आने पर हमको भी प्रधानमंत्री आवास मिलता है, हमको भी उज्ज्वला योजना मिलती है, हमको भी शिक्षा मिलती है, हमको भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क मिलती है। ये वो सरकार है जो बिना किसी भेदभाव के सबकी चिंता करती है। ये राजनीतिक मुद्दों पर नहीं, ये विकास पर चलती है। चलिए मैं आता हूं, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। सुरेंद्र शर्मा साहब के पास मैं दोबारा आऊंगा। डॉक्टर संदीप सब लोग हमारे साथ में हैं। संदीप जी, जिस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी उस वर्ग की बात कर गए, हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनका है और देश की जनता उनकी है, और हर वर्ग का उत्थान, चाहे वो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, किस तरह से उनका विकास हो, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि उस मुसलमानों के उस वर्ग की बात की गई, और ये भी कहा जा रहा है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति, आरोप लगाया जा रहा है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कांग्रेस करती है। सबसे पहले तो राजेश भाई, प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सरजमीन पर आकर जिस तरह से बात की है कि पसमानदा मुसलमानों का हम उद्धार करना चाहते, उत्थान करना चाहते, स्वागत योग्य कदम है कि एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने कहा है, तो ठीक कहा है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 9 साल से आप केंद्र में बैठे हो,
आज जब आपको दक्षिणी राज्यों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, या उत्तरी राज्यों में जो चुनाव हुए वहां भी आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, तो अब आपको जाके मुसलमान याद आ रहे हैं। वो समय आप भूल जाते हैं जब आप मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार आपकी पार्टी के लोग करते आए। आप वो भूल जाते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, चाहे वो मरकट का मामला हो, जब कोरोना की लहर भारत में आई थी और आपने सबसे पहले मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया था कि उस मरकज से कोरोना पूरे देश में फैला है, तो पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आपने बदनाम करने का काम किया था। मेरा तो ये कहना है कि जो पसमानदा मुस्लिम समाज का जो वर्ग है, जो सबसे कमजोर गरीब वर्ग है, पिछड़ा है, दलित है, या जिस भी तरह से उसको कहें कि वो सबसे अंतिम पंक्ति का वर्ग है और जो संख्या में भी सबसे ज्यादा है, और इस वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 9 या 18 साल में कोई न्याय नहीं किया। ये बेचारे वही पंचर का काम कर रहे हैं, वही सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, वही कबाड़ा का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको इसी काम से लेकिन संदीप जी, ये वर्ग भी तो आपके पास में रहा लंबे समय से, फिर सने सने धीरे धीरे छिटका, और अन्य पार्टियों के लिए वो अन्य पार्टियों को उसने देखी कि नहीं अब इधर नहीं तो इधर हम आज के तौर पर देखा है। देखिए राजेश जी, सबसे पहली बात होती है सामाजिक सुरक्षा की। कांग्रेस पार्टी ने इनको सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया, इनको सम्मान के अवसर प्रदान किए, इनके लिए चाहे शिक्षा हो चाहे रोजगार हो, वहां हर तरह से मदद करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए सबसे ज्यादा हमले करती है तो इनके मुस्लिम संस्थानों की जो शिक्षा केंद्र है, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्कूल, जो मदरसे, सबसे ज्यादा इनके मदरसों पे कटौती करते हैं, मदरसों पे आरोप लगाते हैं और मदरसों को बंद करने का ये प्रयास करते हैं जहां इनको तालीम, इनको मजहब की दी जाती है। लेकिन इनके साथ कोई ऐसा न्याय आज तक नहीं किया गया कि इस वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कभी सद्भावना रखी हो, कभी उनको आगे विकास के अवसर दिए हो। अगर आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अरे तो हिंदू धर्म में भी तो बहुत सारे लोग हैं, आप कहां सबका विकास करते? आप तो अपना विकास सबका सत्यानाश करने में लगे। आज भारत में और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लगातार बढ़ रहा है। चलिए तो डॉक्टर संदीप सबलोग जी, दोबारा आपके पास में आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ में है। गौरव जी, उस वर्ग की आज मुझे लगता है कि ये शायद पहला मौका होगा कि जिस तरह से उस वर्ग को लेकर उन्होंने कहा, और हम ये भी जानते हैं कि जिस वर्ग की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की है, तकरीबन 85% उसकी आबादी है। जिस तरह से उनका सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए था, वो कहते वो नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के चलते उनका इस्तेमाल किया गया। किस रूप में देखें उनके आज के इस उद्बोधन को, भाषण को पसमानदा मुसलमानों को लेकर? राजेश जी, संविधान की मूल भावना है कि धार्मिक मूलभूत अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता में टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे राजनीतिक दल देश के इस मूल भावना की आड़ में अपने अपने हित साधते रहे। आज मोदी जी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों पर का आर्थिक उन्नयन होना चाहिए। देश में 8 साल हो गए हैं, आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया? जिस प्रकार धारा 370 हटाई गई थी, उसी प्रकार इस वर्ग के लिए भी लाभ दिए जा सकते थे। इसी तरह इस वर्ग के लिए सोचा जा सकता था जी। आखिर 9 साल बाद आप जब इस बात को सोच रहे हैं, और ऐसे समय सोच रहे हैं जब मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है और देश में भी चुनाव होना है, तो एक प्रकार से ये देखा जाए तो वोट बैंक का गणित नजर आता है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री जी की कि देर से सही कम से कम एक भावना के साथ आगे बढ़ने का काम तो किया। जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, उससे वाकई में मुस्लिम वर्ग और हिंदू धर्म के बीच में एक खाई जो पनप रही थी, शायद इस दिशा को में भी काम करके इसे खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन गौरव जी, जब ये भी हमने देखा है कि उस वर्ग की बात हो रही है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के या संगठन में पदाधिकारी नहीं है या इस वर्ग के नेता नहीं है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से ये वर्ग कनेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब जो चीज़ें
चाहे वो वोट को लेकर की गई हो या चुनाव के समय की गई हो, जिस तरह से डॉक्टर संदीप सब लोग कह रहे थे कि दक्षिण राज्यों में जिस तरह से पराजय मिली और कहीं ना कहीं अब उत्तर राज्यों की तरफ नजर है, और इसी दृष्टि में तो क्या जानकर भी कि ये छिटका रहा है, अब जो चीजें हैं कि कैसे हम इस वर्ग पर पैठ बना सकते हैं, उसी दिशा में ये चीजें आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, पीएम नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं। राजेश जी, आप देखिए कि धारा 370 2013 के सरकार बनने के पहले धारा 370, राम मंदिर का मुद्दा, समान नागरिक संहिता, ये कोर मुद्दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इसे प्रमुख मुद्दों के तौर पर आगे बढ़ने का काम किया। आप देखिए कि जहां कांग्रेस इन मुद्दों को छू नहीं रही थी और तुष्टीकरण कर रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को उठाकर हिंदू वोटों को तुष्टीकरण का काम कर रही थी। आज जब देश के राजनीतिक हालात में एक बदलाव सा नजर आ रहा है, आप लगातार चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लगातार बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। हो सकता है 2024 में फिर मोदी जी आ जाएं, हो सकता है 2023 में फिर शिवराज जी आ जाएं, लेकिन जो परफॉर्मेंस रहेगा वो आपके काम के आधार पर तय किया जाता है। और जब ये कम ज्यादा होता है तो हर राजनीतिक दल को एक घबराहट होती है, और वो इस घबराहट की आड़ में बचाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम करती है, वो फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो। चलिए सुरेंद्र शर्मा साहब, जिस तरह से डॉक्टर संदीप सब लोग कह रहे हैं कि आपकी दक्षिण के राज्यों में जो पराजय हुई है, हालांकि ये भी सही है कि इस तरफ जो फोकस है भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से था, क्योंकि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और एक बेहतर परफॉर्मेंस, एक इतिहास आपने जिस तरह से उत्तर में रचा, तो फोकस इसी बात को लेकर था कि अगर इस साइड में कोई नुकसान होता तो इसकी भरपाई हम दक्षिण के राज्यों से करेंगे। लेकिन जो परिणाम आए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर विवश कर दिया। जिस तरह से डॉक्टर संदीप सब लोग कह रहे हो, यही कारण है कि इस वर्ग की बात अब की जा रही है। वो कह रहे हैं इतने दिनों तक तो आपने बात नहीं की, अचानक चुनाव के समय या जब लोकसभा के चुनाव वक्त तकरीबन 1 साल बचा है, आप पसमानदा मुसलमान आपको याद आने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो संदीप जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कांग्रेस का एक सच स्वीकार कर लिया। उन्होंने 9 साल का उदाहरण तो दे दिया, पर शायद ये भूल गए कि 9 साल से पहले 60 साल तक इनकी देश में सरकार थी और मुसलमानों से पंचर जुड़वाने का काम इन्होंने किया है, उनके जीवन स्तर उठाने का काम इन्होंने नहीं किया। मुसलमान का स्तर क्या आपकी सरकार में रहा, ये आपने बता दिया। आपने बात की कोविड काल में कार्रवाई की, तो जो नियम तोड़े उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, हमारी सरकार ने दिल्ली में मरकज के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन संदीप जी ये भी भूल गए कि भोपाल में भी एक पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, वो आपके कांग्रेस के नेता भी थे। जो नियम को उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और करेगी सरकार। कानून सबके बराबर है। रही बात मुसलमानों की, तो हमने मुसलमानों को सदैव साथ में लेकर चलने का प्रयास किया, जो हमारे साथ आया। आपको अगर याद होगा संदीप जी, जो हमारे साथ आया, क्या संदीप सोलंकी जी को याद नहीं है? बदलने का काम आप लोगों ने किया। क्या संदीप सब लोग याद नहीं कि इस देश के राष्ट्रपति अब एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, देश के नायक बने, लेकिन आपने उपराष्ट्रपति बनाया हामिद अंसारी को, जिसको इस देश के बंदे मातरम जनगणमान से परहेज है, जिसको आरती से परहेज है। ये आपके और हमारे मुसलमान में अंतर है। हम चाहते हैं इस देश का मुसलमान दूध में शक्कर बन के रहे, दूध की मिठास बने, शक्कर का भी आनंद आए। आपने हिंदू और मुसलमान को दूध और नींबू बना के किया, दूध को फाड़ के नींबू को कचरे में फेंकने का काम किया, ये आपने किया है। हम चाहते हैं कि जैसे जो सुरेंद्र शर्मा का अधिकार है, वो किसी अब्दुल और किसी रज्जाक का भी अधिकार हो, वो देश में आगे बढ़े, उसके विकास के लिए हमारी सरकार प्रयास करती है। हमारी नीतियां, सुशासन, इसके आधार पर हम चाहते हैं कि जो चाहे जिस पद से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। देश के विकास में सबका योगदान हो, सब बराबरी से आगे बढ़े, सबके साथ सबका विकास, ये हमने कहा है और किया है। आज उसका लाभ सबको मिल रहा है। आपने क्यों ट्रिपल तलाक की बात नहीं की 70 साल में? क्या कांग्रेस का कर्तव्य नहीं था कि देश की महिला को उस कुरीति से निजात मिले? पाकिस्तान समेत मिस्र में, अरब कंट्रीज में 22 देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है। क्या कांग्रेस इसको नहीं कर सकती थी? क्या मुस्लिम महिलाओं को से निजात नहीं दिला सकती थी? पर आप उसका प्रयास नहीं किया। आप बात कर रहे हैं मदरसे को लेने के लिए कांग्रेस ने क्या प्रयास किया? मदरसों का मुद्दा तो आपने उठा दिया। आपकी सरकार ने मदरसे में, क्या मदरसों को आधुनिकीकरण नहीं होना चाहिए? क्या समय के साथ शिक्षा वह नहीं मिलनी चाहिए? क्या वहां से डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर पढ़कर आए? ये नहीं है केवल उनको उनके धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा दे दो, बाकी उसमें पढ़ाओ। और फिर मदरसे क्यों? अगर आप बात करते, ये तुष्टीकरण है, मदरसे आपने बना दिए, पर आपने हिंदुओं की शिक्षा के लिए कौन से विद्यालय बनाए कि वहां भगवत गीता पढ़ाई जाए? सुरेंद्र जी, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भ्रम दूर करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्या है? आप कह रहे हैं कि भड़काने का काम हो रहा है इसको लेकर?
निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं अगर आप बयान देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो आप भारत में नहीं रह पाओगे, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आप नागरिक नहीं रहोगे, आपको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। इस प्रकार का अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे, गूगल पर देखेंगे, कांग्रेस नेताओं को देश भर के इतने कुतर्क भरे बयान आपको मिलते हैं। अरे भाई, ये देश में भारत के अलावा दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां दो कानून चलते हैं, हिंदुओं के अलग कानून, मुसलमानों के अलग। डॉक्टर संदीप सबलोग साहब, सवाल इस बात को लेकर है, क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंस जाती है? पहले हमने देखा कि धर्म की बात हुई, हिंदुत्व की बात हुई, उस ट्रैक पर कांग्रेस आगे बढ़ गई। जिस तरह से गौरव चतुर्वेदी साहब भी कह रहे थे कि जिसकी बात हो रही है, जिस वर्ग की बात हो रही है, उसका साथ लगातार कांग्रेस को मिला, लेकिन बीच में जिस तरह से उनकी बात होना चाहिए थी, जिस तरह से उनकी चीजें होना चाहिए थी, वो नहीं हुई। और अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पकड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, संप्रदाय की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति नहीं करती है। आज हम उससे रोजगार के सवाल पूछेंगे कि आपने भारत में कितने रोजगार दिए पिछले 5 साल में, इनके पास संख्या नहीं है। मध्य प्रदेश में कितने रोजगार मिले, इनके पास संख्या नहीं होगी। इनके पास संख्या होगी कितने लोगों की मुसलमानों के नाम से पीट पीट कर हत्या हुई। मध्य प्रदेश में उज्जैन और मालवा में से कई उदाहरण सामने आए जहां केवल मुसलमान होने के नाम पर इनकी पार्टी के लोगों ने उनको पीटने का काम किया, उनकी हत्या करने का काम किया, हत्या के प्रयास किए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब वो जो अपने पाप किए हैं उन पे मलहम लगाने के काम इस चुनाव के दौरान करना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी गुमराह करके भारतीय छोटे लोगों के, गरीब लोगों के, कमजोर लोगों के वोट लेना चाहती है? इनको कतई नहीं मिलेंगे वोट इनको, क्योंकि ये लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल समृद्ध लोगों की, पूंजीपतियों की पार्टी है और हमेशा उनको ही सपोर्ट करती है। चाहे अडानी की बात करें, चाहे अंबानी की बात करें, गरीब का सपोर्ट कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा। इसीलिए आने वाले समय में गरीब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मैंने पहले भी कहा, ये नारा जरूर देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये खुद का विकास और सबका सत्यानाश करने में विश्वास करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो एक देश और दो कानून की बात में जो आपत्ति आ रही है, निश्चित रूप से एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन हम भारत के संवैधानिक उसमें देख लें तो एक देश में कई जगह अलग अलग कानून चल रहे हैं। हम पेट्रोल की कीमतों को ही देख लें, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में अंतर है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेघालय, त्रिपुरा, आसाम और गोवा में आप गौ हत्या और गौ मांस की बिक्री को खुला व्यापार मानते हैं, दूसरी जगह आप उस पर रोक लगाने की बात करते हैं, गौ माता की पूजा करने की बात करते हैं, तो उन राज्यों में आप रोक क्यों नहीं लगवाते? तो ये दो ही नीति करने वाले, दो ही बात करने वाले, केवल तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण रहा है। तो ये चुनावी भाषण रहा है, इसका कोई असर गौरव चतुर्वेदी पड़ने वाला नहीं है। गौरव चतुर्वेदी जी, क्या जिस तरह की चीजें आज कही हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने, कह रहे हैं कि एक घर और 2 कानून कैसे हो सकते हैं, क्या आप इसी दिशा में आगे तमाम सारी चीजें, ये तमाम सारे जो फैसले रहे हैं, अब इसी दिशा में पीएम नरेंद्र मोदी? देखिए राजेश जी, जो कानून में विसंगति है उन कानूनों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। और आज भी इस देश में अंग्रेजों के बनाए हुए कई सारे कानून लागू हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि बाकी अन्य मुस्लिम मुल्कों में भी इस तरीके के कानून नहीं है, तो उसका एक कारण सबसे बड़ा मुझे जो लग रहा है और रहा है, जो संविधान की मूल भावनाओं के साथ था, कि देश में सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के आधार पर कई कानूनों को लागू किया गया था और उन कानूनों को लगातार चलाया जा रहा। ऐसे कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन वो संशोधन उस सामाजिक और धार्मिक वर्ग से मत एकत्रित करके किया जाना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ऑल ऑफ सडन आप किसी कानून को लागू कर देंगे तो ये तानाशाही कहलाई जाएगी। अगर मुस्लिम कंट्रीज की बात करें तो हम कई मुस्लिम कंट्रीज में तानाशाही लागू है। लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र सिर्फ भारत में है, और भारत में लोकतंत्र होने का सबसे बड़ी वजह जो थी वो सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को कानूनी मान्यता देने के कारण। चलिए, तो जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर जो कुछ बात कही है, और सही भी है कि अगर जो वर्ग लंबे समय से पिछड़ा है, शोषित है, गरीब है, बैकवर्ड है, तो उसका उत्थान होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। लेकिन जब बात चुनाव के नज़दीक होती है तो सवाल भी खड़े होते हैं,
और यही कारण है कि इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो जिस तरह से चुनावी समर है और इस चुनावी समर में पीएम नरेंद्र मोदी आए तो थे बूथ विस्तार जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करने, लेकिन यहाँ से उन्होंने कई सारे मैसेज दिए और यही कारण है कि उनके भाषण की, उनके संबोधन की गूंज पूरे देश में है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।